अध्याय 191। फू चांगबोंग को सीधे अपने सामने घुटने टेकते हुए देखकर ये यू को काफी हैरानी महसूस हुई। अजीब बात है, बाइंडिंग तकनीक में किसी को घुटने टेकने पर मजबूर करने की शक्ति कब आए। महिला, मुझे संदेह है कि तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। फू चांगबोंग के घुटने टेकने का कारण काफी सरल था। ये फू वांगराई द्वारा डाले गए पहले के दबाव से उपजा है। वह इससे पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। अब बाइंडिंग तकनीक से बंधे होने के कारण उसके पैर कमजोर हो गए और वह स्वाभाविक रूप से घुटनों के बल बैठ गई। हालांकि फू चांगबोंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह एक हार्मोनाइजेशन क्षेत्र की कृषक थी। उसकी सबसे खराब स्थिति में भी उसे गोल्डन को रियलम कल्टीवेटर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। एकमात्र संभावना ये थी, ये बच्चा अपना साधना स्तर छुपा रहा था। फू चांगबोंग ने गहरी आवाज में कहा, आप गोल्डन कोर दायरे में नहीं है। इस बाइंडिंग तकनीक के संबंध में ये यू ने फू चांगबोंग को बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया। आखिरकार वह सच्चाई उजागर करने के लिए इस महिला पर भरोसा कर रहा था। फू चांगबोंग के प्रश्न के उत्तर में ये यू ने अपने स्वयं के प्रश्न के साथ उत्तर दिया, मुझे बताओ, फू वांगराई के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। फू चांगबोंग ने व्यंग्य किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने कबूल करने का कोई इरादा न दिखाते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय उसने मन में सोचा, वो फू वांगराई के माता पिता की मृत्यु का कारण पूछने क्यों आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि फू वांगराई को कुछ महसूस हुआ हो। इसका कोई मतलब नहीं था। अगर किसी को पूछना हो तो उसे खुद फू वांगराई को पूछना चाहिए, उसे नहीं। इन आंतरिक विचारों को सुनने के बाद ये यू ने धीमी सांस छोड़ी। अच्छे से बात नहीं करना चाहते हो तो फिर मुझे दोष मत दो। ये यू दो धीमे कदम पीछे हट गया। सहज भाव से दो छायादार आकृतियां प्रकट हुई। हालांकि उनका कोई चेहरा नहीं था। एक बार जब वे चले गए तो किसी भी तरह की झिझक नहीं थी। परछाई ने लंबे चाकू निकाले, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, और तुरंत फू चांगबोंग की 2 उंगलियां काट दी। हृदय से जुड़ी 10 अंगुलियों के साथ ऐसे अत्यधिक दर्द के तहत फू चांगबोंग पीड़ा में चिल्लाया। लेकिन ये यू ने लापरवाही से उसके मुंह में एक उच्च श्रेणी की गोली फेंक दी। उन्होंने धीरे से कहा, यह एक जीवन रक्षक गोली है। 2 घंटे के भीतर चाहे आपकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, आप नहीं मरेंगे, लेकिन दर्द अभी भी रहेगा। इसका आनंद लें। ये शब्द सुनकर फू चांगबोंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फिर 2 छायादार आकृतियां एक बार फिर कार्य करने लगी। एक अगरबत्ती जलाने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में फू चांगबोंग को पहले ही पहचान से परे यातना दी जा चुकी थी। वह निराशा में चिल्लाती रही, ये यू से उसे उसके दुख से बाहर निकालने की भीख मांगती रही। लेकिन ये यू चुप रही। वह बस एक तरफ खड़ा हो गया, उदासीनता से सब कुछ देख रहा था। आधे घंटे बाद फू चांगबोंग की अभिव्यक्ति दर्द में बदल गई। इस समय मृत्यु उसके लिए पूरी तरह से राहत का एक रूप थी। उसने फिर से दया की भीख मांगते हुए अपना मुंह खोला, लेकिन उसका गला पहले से ही रुंधा हुआ था। कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। हालांकि अगले ही सेकंड में आसपास का दृश्य अचानक बिखर गया। 2 छायादार आकृतियां गायब हो गईं। फू चांगबोंग की चोटें तुरंत ठीक हो गईं। इस स्थिति को देखकर फू चांगबोंग ने अविश्वास में कहा, क्या यह एक भ्रम है। क्यों? उसने अभी आधा वाक्य ही बोला था। हालांकि वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उस पर उसकी आत्मा टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। अगर ऐसा कुछ देर और चलता रहा तो वह शायद सब कुछ बता देगी। इस स्थिति में ये यू ने रुकने का विकल्प क्यों चुना। अब रुकने का मतलब क्या था। फू चांगबोंग की हैरान अभिव्यक्ति को देखते हुए ये यू ने शांति से उत्तर दिया, मैं पहले से ही वह सब कुछ जानता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आपने मुझे सब कुछ बता दिया है। फू चांगबोंग ने तुरंत कहा, असंभव। अभी उसकी चेतना पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई थी तो उसे साफ याद आया, दया की भीख मांगने के अलावा उसने और कुछ नहीं कहा था। ये यू संभवतः सब कुछ कैसे जान सकता है। क्या वह झूठ बोल रहा है। फू चांगबोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। लेकिन ये यू ने एक मजाकिया भाव प्रदर्शित किया। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दर्द सहता है तो उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सबसे निचले स्तर पर होती है। उत्पन्न विचार सबसे ईमानदार होंगे। शीघ्र मृत्यु के बदले में फू चांगबोंग एक से अधिक बार सच बताना चाहता था। हालांकि उसने अंततः इसे सहन कर लिया, लेकिन उसके दिल ने पहले ही सब कुछ प्रकट कर दिया था। अब ये यू को आगे जो करना था वो ये सब स्पष्ट करना था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करने के लिए फू चांगबोंग की आवश्यकता थी कि यह सच था। ये यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहना शुरू किया, 980 साल पहले आपका भाई फू किंशान राक्षसी कृषक डुकियान र का भागीदार बन गया था। अगले वर्ष उनकी एक बच्ची हुई और उसका नाम फू वांगराई रखा गया। उस समय 5 फ्लावर जेल के भीतर कई मुद्दे थे, इसलिए फू किंशान ने आपके लिए फू वांगराई के संरक्षक बनने की व्यवस्था की। आप इससे काफी असंतुष्ट थे। आपका सपना 5 फ्लावर जेल पर कब्जा करने और संप्रदाय का नेता बनने का था, किसी बच्चे की देखभाल करने का नहीं। लेकिन उस समय आपकी ताकत अपर्याप्त थी, केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के चरम पर। आप संप्रदाय के नेता बनने के योग्य नहीं थे, इसलिए आप केवल आज्ञाकारी रूप से आज्ञा पालन कर सकते थे। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए, लेकिन इस दौरान आप खुश नहीं थे। आखिरकार आपको लगा कि यह वो जीवन नहीं है जो आप चाहते थे। एक सैर के दौरान लापरवाही के कारण फू वांगराई को एक घातक जहरीली मकड़ी ने काट लिया था और वह गंभीर खतरे में था। इस स्थिति को देखकर आपने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की और केवल फू किंशान को ही बता सके। लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए आपने अपने चेहरे पर एक निशान छोड़ने के लिए अपनी जादुई तलवार का भी इस्तेमाल किया। आपने दावा किया कि एक रहस्यमय व्यक्ति फू वांगराई का अपहरण करना चाहता था और आपने उससे लड़ाई की और फू वांगराई की देखभाल के लिए कोई समय नहीं छोड़ा। यही कारण था कि उसे घातक जहर मकड़ी ने काट लिया था। आपको उम्मीद थी कि यह कहानी सभी को धोखा देगी, और जैसा कि यह निकला, आप इसे करने में कामयाब रहे। जब फू किंशान और डुकियान र को इस बात का पता चला तो वे घबरा गए। उन्हें एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि आपने जो कहा वह सच है या झूठ। घातक जहर मकड़ी का जहर बेहद शक्तिशाली है, खासकर फू वांगराई जैसे युवा व्यक्ति के लिए। एकमात्र समाधान क्लिफ पीक पर जाना और फू वांगराई के जीवन को बचाने के लिए दानव विकर्षक डार्क डिवाइन फ्लावर प्राप्त करना था। बिना किसी हिचकिचाहट के फू किंशान और डुकियान र तुरंत निकल पड़े। उन्होंने आपको फू वांगराई की सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया। दोषी महसूस करते हुए आपने स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन किया। रात होने के बाद केवल डुकियान र दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल के साथ लौटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। डुकियान र ने आपको बताया कि मूल रूप से उन्होंने दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल प्राप्त किए थे, लेकिन वापस जाते समय उनका सामना स्टार डिवोरिंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता सांग लुनहुआन से हुआ। ये व्यक्ति दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल भी चाहता था। फू किंशान ने इनकार कर दिया और दोनों पक्ष तुरंत मिल गए। स्टार डिवोरिंग संप्रदाय के पास एक लंबी विरासत और अपार शक्ति है। सांग लुनहुआन उनकी संप्रदाय के नेता के रूप में क्रोसिंक्लिश क्षेत्र की खेती के अधिकारी हैं। यहाँ तक कि फू किंशान और डुकियान र की सेना में शामिल होने के बाद भी उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। अंत में फू किंशान ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया कि डुकियान र बच निकले। लेकिन जब डुकियान र सफलतापूर्वक 5 फ्लावर जेल में लौटी तब भी वो पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में थी। मरने से पहले डुकियान र ने आपको दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल सौंपे और तुम्हें निर्देश दिया कि फू वांगराई को यह न बताएं कि उसके दुश्मन कौन है। डुकियान इस चाहती थी कि फू वांगराई अपनी बाकी जिंदगी खुशी से जिए, न कि हमेशा नफरत में जिए। अध्याय 192। इस समय फू चांगबोंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गई हो।
ये यू को देखते हुए उसकी आंखें डर से भर गईं। वह मामला स्पष्ट रूप से किसी को भी ज्ञात नहीं था। उससे पहले इस आदमी को ये बात इतनी स्पष्ट रूप से क्यों पता थी? क्यों? फू चानबहोंग को लगा कि ये यू के सामने उसके पास कोई रहस्य नहीं बचा है। उसके हृदय में भय निरंतर व्याप्त रहता था। पीछे हटने की कोई जगह नहीं होने के कारण फू चानबहोंग केवल जोर से दहाड़ सकता था, तुम कौन हो? वास्तव में तुम कौन हो? उसकी दहाड़ के जवाब में ये यू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पिछली घटनाओं का जिक्र करता रहा। शुरुआत में जब आपने डू कियान की अंतिम इच्छाओं का पालन किया और फू वांगदाई को बचाने के लिए दानव विकर्षक डार्क डिवाइन फ्लावर का इस्तेमाल किया, तो आपने उसके माता पिता को उनकी मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया। इसके बजाय आपने दावा किया कि फू किंशान और डू कियान व्यापार के लिए बहुत दूर गए थे। आने वाले समय में भी आप फू वांगदाई की रक्षा करते रहेंगे। फू वांगदाई को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। मूल रूप से चीजें इसी तरह निश्चित काल तक जारी रह सकती थीं। लेकिन आपने अपने कुटिल इरादों के साथ जब आपको खेती के लिए फू वांगदाई की असाधारण प्रतिभा का पता चला, तो आपने गलत इरादे पालने शुरू कर दिए। अपनी योग्यता के अनुसार आप इस जीवनकाल में कभी भी सामंजस्य के दायरे तक पहुंचने की उम्मीद नहीं करेंगे। उस स्थिति में आप कभी भी 5 फ्लावर जेल के संप्रदाय नेता नहीं बन सकते। लेकिन फिर अचानक आपको दूसरा तरीका सूझा। चूंकि आपकी प्रतिभा पर्याप्त थी, तो क्यों न एक आज्ञाकारी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और आपको 5 फ्लावर जेल का छाया शासक बनने दिया जाए। उस विचार से तुम्हारे हृदय में लोभ पनप गया। फू वांगदाई की खेती को और अधिक तेजी से प्रोत्साहित करने के लिए आपने डू कियान के अंतिम शब्दों को अलग रख दिया। आपने फू वांगदाई को उसके माता पिता की हत्या की खबर सुनाई। बदला लेने के लिए उसे मजबूत बनना पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, बड़े दुख के बाद उन्मादी प्रशिक्षण आया। फू वांगदाई तेजी से अपनी खेती में आगे बढ़ी। इस अवस्था ने आप दोनों को उत्साहित और ईर्ष्यालु बना दिया। तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी, वो दूसरों से अलग क्यों थी? क्यों? आपके प्रयासों के बावजूद आप कभी भी हार्मोनाइजेशन दायरे में प्रवेश नहीं कर सके। जैसे जैसे फू वांगदाई की साधना ऊंची होती गई, आपकी ईर्ष्या और भी बड़ी होती गई। इस प्रकार चाहे फू वांगदाई ने आपके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार किया हो, आपने कभी भी उसे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं दी। बाद में फू वांगदाई ने आपकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। पूरी ताकत के साथ वो 5 फ्लावर जेल की मालकिन बन गई और आपने 5 फ्लावर जेल के पीछे छाया शक्ति बनने की अपनी इच्छा भी हासिल की। लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं थे। 1000 साल से भी कम समय में फू वांगदाई पहले ही क्रॉसिंग क्लेश क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। एक बार जब वह स्वर्गीय क्लेश से बच सकती थी, तो वह पौराणिक असेंशन क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। इस प्रकार आपकी महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ गई। आप संपूर्ण आसुरी मार्ग के स्वामी, यहाँ तक कि पश्चिमी महाद्वीप के स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगे। इसलिए आपने फू वांगदाई के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह राक्षसी पद को एकजुट करने और उसके दुश्मनों के नाम जानने के लिए असेंशन तक पहुंचने में बदल गया। ये सब उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए था। फू चानबहोंग, क्या मैंने जो कुछ भी कहा वह गलत है? ये शब्द सुनकर फू चानबहोंग कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बुदबुदाई, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्यों? ये सुनकर ये यू के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने आसपास के रिकॉर्डिंग पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये सब करने के बाद उन्होंने बेहोश होकर कहा, फू चानबहोंग, तुम वास्तव में फू वांगदाई की चाची हो। लेकिन क्या आपने कभी अपनी इस भतीजे की सचमुच परवाह की है? तुम जीने के लायक नहीं हो। फू चानबहोंग ने अचानक ऊपर देखा। उसने ये यू के चारों ओर रंगीन छोटे छोटे सुनहरे शब्द तैरते हुए देखे। इसके तुरंत बाद 5 फ्लावर जेल के मास्टर हॉल से एक चीख गूंज उठी। अगले दिन ये यू उस स्थान पर लौट आया जहां उसने फू वांगदाई से नाता तोड़ लिया था। उसने पाया कि वह अभी भी वहीं इंतजार कर रही है। इस प्रकार उन्होंने तैयार रिकॉर्डिंग पत्थर फू वांगदाई को सौंप दिया। मुझे तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का कारण पहले ही पता चल गया है। सब कुछ यही है, आप देख सकते हैं। ये सुनकर फू वांगदाई की अभिव्यक्ति बदल गई। बहुत देर तक रिकॉर्डिंग स्टोन को घूरने के बाद उसने धीरे से ये यू के हाथ से उसे ले लिया। उन्होंने इसे आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। पिछले दृश्य सामने आए। सब कुछ देखने के बाद फू वांगदाई पहले से ही रो रही थी। ये यू ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, द स्टार डिवोरिंग सेक्ट के सांगलुनहुआन, मैं इसका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। फू वांगदाई का हृदय अत्यंत दुख से भर गया, लेकिन उसने फिर भी ये यू के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से अपना इरादा बताया। वो खुद बदला लेना चाहती थी। जवाब में ये यू ने मना नहीं किया। इस पूरे आदान प्रदान के दौरान फू वांगदाई ने कभी भी फू चानबहोंग के ठिकाने के बारे में नहीं पूछा। शायद उसे पहले ही अंदाजा हो गया था, इसे दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन फू वांगदाई और ये यू स्टार डिवोरिंग संप्रदाय के लिए रवाना हुए। दोनों क्लेश क्षेत्र को पार करने वाले कृषक थे। रास्ते में ऐसा लगा मानो वे किसी निर्जन क्षेत्र में हों। इस बीच सांगलुनहुआन अभी भी स्टार डिवोरिंग संप्रदाय के संप्रदाय नेता थे। फू वांगदाई और ये यू के आक्रामक रुख को देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कुछ दिन पहले जिक्सिया अकादमी में हुई घटनाओं से संबंधित हो सकता है। प्रारंभ में धर्मपथ के साधक जिक्सिया अकादमी में चढ़ गए थे। उन्होंने ये क्विंजू से ये यू को सौंपने की मांग की। उनमें से स्टार डिवोरिंग संप्रदाय के प्रभारी का नेतृत्व करने वाला एक बुजुर्ग भी था। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये यू एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो जाएगा, साहित्यिक साल का खिताब हासिल करेगा। उन्हें पिछले 10,000 वर्षों में सबसे होनहार व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था। सांगलुनहुआन के लिए ये यू की उपस्थिति उस घटना के संबंध में बदला लेने की संभावना थी। इस प्रकार सांगलुनहुआन ने बहुत विनम्र मुद्रा प्रदर्शित की। उन्होंने तुरंत कहा कि 2 दिन पहले स्टार डिवोरिंग संप्रदाय की हरकतें वास्तव में गलत थीं। यदि ये यू अभी भी क्रोधित था, तो वो माफी के संकेत के रूप में आध्यात्मिक पत्थर और जादुई कलाकृतियां पेश करने को तैयार था। ऐसा सांगलुनहुआन के अत्यधिक डरपोक होने के कारण नहीं था, बल्कि उसकी सीमित प्रतिभा के कारण। अब भी वह क्लिष्ट क्षेत्र को पार करने के मध्य चरण में ही था। प्रतिबिंबित करने पर उनकी ताकत की तुलना जिक्सिया अकादमी के पूर्व मास्टर फेंग जियांशी से नहीं की जा सकती। इसे देखते हुए फेंग जियांशी को मारने में सक्षम किसी व्यक्ति के सामने सांगलुनहुआन कैसे मुखर हो सकता है? हालांकि ये यू ने उसे अच्छा चेहरा नहीं दिया। इसके बजाय उसने रुखाई से कहा, आज जो व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहा है वह मैं नहीं, वो वह है। ये सुनकर सांगलुनहुआन भौचक्का रह गया। उसने फू वांगदाई की ओर देखा। उसने राक्षसी मार्ग के सरदार की उपाधि सुन रखी थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब फू वांगदाई को नाराज कर दिया था। बहुत सोचने के बाद सांगलुनहुआन ने अपना प्रश्न पूछा। फू वांगदाई ने गहरी आवाज में कहा, 900 साल पहले क्लिफ पीक पर दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल। सांगलुनहुआन की आंखें सदमे से फैल गईं। इतने सालों बाद भी वो उस घटना को नहीं भूले थे। वो उस समय दानव विकर्षक डार्क डिवाइन फ्लावर का उपयोग करके गोलियों को परिष्कृत करना भी चाहता था। उसे कुछ साझेदारों का सामना करना पड़ा और उसने इसे लेने का इरादा किया। अंत में दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल को उस महिला ने छीन लिया। जो बत्तख पहुंच के भीतर थी वह उड़ गई। इस घटना ने सांगलुनहुआन को लंबे समय तक उदास मूड में रखा था। उस समय 5 फ्लावर जेल महज एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय था, जिसमें प्रतिष्ठा का अभाव था। इस प्रकार सांगलुनहुआन ने फू किंशान और डू कियान को नहीं पहचाना। उसने केवल ये सोचा कि वे कुछ घुमंतु किसान थे, लेकिन अब तो कुछ और ही लग रहा था। सांगलुनहुआन ने कांपते हुए पूछा, फू संप्रदाय मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उन 2 कृषकों के साथ आपका क्या संबंध है? फू वांगदाई ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया, वे मेरे पिता और माता हैं।
उस पल में सांग लुनहुआन का चेहरा राख हो गया। अध्याय 193। इस दिन स्टार डिवोरियम संप्रदाय खून से लथपथ हो गया था। संप्रदाय के नेता सांग लुनहुआन को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। स्टार डिवोरियम संप्रदाय का इस दुनिया में अस्तित्व समाप्त हो गया। अपने माता पिता का बदला लेने के बाद फू वंदिदाई ने अपने दिल का बोझ पूरी तरह से मुक्त कर लिया। अब और विवश नहीं, उसने अंततः बेरिया तोड़ दी और स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित किया। उसने इसे सफलतापूर्वक सहन किया। वह हजारों वर्षों में पश्चिमी महाद्वीप की पहली आरोही कृषक बनी। ये देखकर ये यू फू वंदिदाई के लिए वास्तव में खुश था। वह उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि फू वंदिदाई ने व्यक्त किया कि वह जो चाहती थी वह स्वर्गारोहण नहीं था। वह चाहती थी कि अब से वह ये यू के साथ रह सके। भविष्य में यदि वे एक साथ स्वर्ग पर चढ़ सके तो ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर ये यू ऊपर नहीं चढ़ पाती तो वह उसे पीछे छोड़ने के बजाय जीवन भर के लिए स्वर्गारोहण क्षेत्र में फंसी रहना पसंद करेगी। ये सुनकर ये यू बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि भविष्य में वह अमर साथियों की एक जोड़ी के रूप में फू वंदिदाई के साथ रहेंगे। एक साथ चढ़ना निश्चित रूप से एक सपना नहीं होगा। फू वंदिदाई ने ये यू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। जैसे ही दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक आकाश से प्रकाश की एक किरण गिरी। ये उनके सामने 100 मीटर से भी कम दूरी पर गिरा। जबरदस्त प्रभाव से धूल के बादल छा गए। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जल्द ही एक छोटे कद का युवा लड़का जो दाववादी पोशाक पहने हुए था धीरे धीरे पास आया। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे जो काफी सुखद लग रहे थे। हालांकि उसकी आंखें साधारण रूप से ठंडी थीं। ये कैसा उपद्रव है, किसने सोचा होगा कि हजारों वर्षों के बाद भी कोई ऊपर चढ़ सकता है। उबाओ वो लड़की, बस खुद को मार डालो, मेरी कार्रवाई करने का इंतजार मत करो। इन शब्दों के कारण ये यू और फू वंदिदाई दोनों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। युवा दाववादी ने रहस्यमय तरीके से बात की, लेकिन ध्यान से विचार करने पर ऐसा लगा जैसे कोई ऊपरी वर्ग मात्र चीटियों को आदेश दे रहा हो। ये यू ने रुखाई से कहा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? युवा दाववादी अचानक रुक गया। जैसे ही उसने ये यू की ओर देखा, उसकी आंखों में एक चंचल भाव दिखाई दिया। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब वो दिन आएगा जब तुम ऊपर चढ़ोगे, मैं तुम्हें मारने आऊंगा। तब तक आप अच्छे से रह सकते हैं। अब आप स्क्रैम कर सकते हैं और मेरा समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये यू अचानक आगे बढ़ गया। उनके शरीर में साहित्यिक सार का तेज चमक उठा। वो फिर गहरी आवाज में बोला, तुम आरोही को क्यों मारना चाहते हो? साहित्यिक सार को देखकर युवा दाववादी की अभिव्यक्ति में अंततः कुछ बदलाव दिखा। टीएस क्या उच्च कोटि का साहित्यिक सार है। आपसे कुछ शब्द कहना मेरे समय के लायक है। अच्छा सुनो, लग्न मर जाते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो गया। 10,000 मील के दायरे में आसमान में अंधेरा छा गया और भयंकर हवाएं चलने लगी। हवा में धूल भर गई जो सर्वनाश के संकेत जैसा लग रहा था। अभी तक कोई कदम उठाए बिना भी भविष्य का परिणाम पहले से ही स्पष्ट था। इस प्रकार की शक्ति के तहत एक आरोही के पास भी जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। फू वंदिदाई का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन वह ये यू से इस तरह बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि कुछ मामलों को केवल अनिच्छा से मना नहीं किया जा सकता है। फू वंदिदाई को पहले ही एहसास हो गया था कि यह युवा दाववादी उसे निशाना बना रहा है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि आरोही क्यों मरते हैं। चूंकि इसे रोका नहीं जा सकता था, फू वंदिदाई ये यू पर बोझ डालना नहीं चाहेगी। पति, अगले जन्म में हम युगल बने। फू वंदिदाई ये यू को 1000 मील दूर धकेलना चाहता था ताकि वह अब इस मामले में शामिल न हो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये यू पहले से ही एक कदम आगे था। जैसे ही नदी के दोनों किनारे गा रहे थे, हल्की नाव 10,000 पहाड़ों से गुजर चुकी थी। कविता की एक पंक्ति के साथ फू वंदिदाई की आकृति तुरंत गायब हो गई। यहाँ तक कि युवा दाववादी ने भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हो रहा है? जाहिर है मैंने पहले से ही चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया है। वह संभवतः कैसे टूट सकती है? युवा दाववादी का चेहरा गुस्से से घूम गया। तुम मरने के लायक हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उसे इस तरह बचा सकते हो? इसमें मुझे बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा। ये यू ने अपनी चौड़ी आस्तीनें ऊपर खींच ली। उन्होंने हल्के से कहा, इस जीवन काल में मैं कभी भी एक महिला के पीछे खड़ा नहीं हो सकता। चूंकि आप कहते हैं कि इससे वह नहीं बचेगी, तो मैं आपको मारकर यह सब खत्म क्यों नहीं कर देता? ऐसा लग रहा था जैसे युवा दाववादी ने कोई बढ़िया चुटकुला सुना हो। वह वहीं खड़ा पागलों की तरह हंस रहा था। फिर भी ये युवा विचर रहा। गुप्त रूप से उसने अपनी धार्मिक ऊर्जा एकत्र की। उनके सामने साहित्यिक सार उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता गया। ये चमकते सूरज जैसा लग रहा था। हालांकि अगले ही पल युवा दाववादी का फिगर प्रभावित हो गया। वह तुरंत ही यू के सामने आ गया। अपनी उंगली के हल्के से झटके से उसने तुरंत ही यू के साहित्यिक सार को भेद दिया। सुनहरी रोशनी अचानक मंद पड़ गई। साहित्यिक सार धूल में बिखर गया और ये यू का चेहरा फीका पड़ गया। उसने वास्तव में इस युवा दाववादी के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन होने की उम्मीद नहीं की थी। तब फ्यूचर विज्ञापन, ये व्यक्ति सिर्फ आरोही क्षेत्र में नहीं हो सकता। उसकी ताकत निश्चित रूप से आरोही क्षेत्र से ऊपर थी। ये यू ने मुंह में भरकर खून उगल दिया। उसके भीतर की जीवन शक्ति चिंताजनक गति से बह रही थी। युवा दाववादी ने उस पर एक और नजर नहीं डाली। जैसे ही वह उड़ने और फू वंदिदाई का पीछा करने के लिए तैयार हुआ, एक बड़ा हाथ उसके सिर पर दबा। हर 10 कदम पर एक व्यक्ति को मारना, हजारों मील तक कोई निशान नहीं छोड़ना। जब ये यू ने कविता की इस पंक्ति को बोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, आकाश में धुंध को चीरती हुई प्रकाश की एक किरण फूटी। हवाएं रुक गईं, कोहरा खत्म हो गया। सूरज की रोशनी की एक धारा बह निकली। इसने ये यू के शरीर को रोशन कर दिया। युवा दाववादी ने अविश्वास से देखा। इसके तुरंत बाद उड़ के पहने एक नायक की छाया एकत्रित हो गई। वह हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही युवा दाववादी प्रतिक्रिया देने वाला था, अचानक तलवार की रोशनी की एक किरण चमक उठी और फिर यह अचानक गायब हो गया, मानो वो कभी प्रकट ही न हुआ हो। ये यू बहुत उत्सुक था। क्या उस कदम से यह युवा दाववादी मारा जाएगा? हालांकि एक पल में आसपास का माहौल बिखर गया। ये यू सपने से जाग गया। उसकी सांसें कुछ तेज हो गईं। वह वास्तव में यह नहीं समझ सका कि बाद में आए युवा दाववादी की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल क्यों थी? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, वह आरोही कृषकों को क्यों मारना चाहता था? ये किस प्रकार का द्वेष या प्रतिशोध था? इससे पहले जब वह उत्तरी बंजर भूमि में था, तो वह पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ चुका था। उसने कभी भी इतने युवा दाववादी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। नहीं, उसने ये कहावत सुनी थी कि लग्न मर जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नियम केवल पश्चिमी महाद्वीप में ही मौजूद हो? ये बिल्कुल अपमानजनक था, हास्यास्पद रूप से अपमानजनक। फिर सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी, ये स्वप्न प्रवेश समाप्त हो गया है। मृत्यु की समय आयु 41 वर्ष। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्वप्न मूल्यांकन बिल्कुल सही। यादृच्छिक रूप से 2 स्वप्न पुरस्कार प्रदान किए गए। 1 सर्वोच्च साहित्यिक सार। 2 सिद्ध साहित्यिक तकनीकें। सपने का मूल्यांकन उत्कृष्ट और से ऊपर पहुंचने पर पुरस्कार 2 यादृच्छिक वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं। 1 ये परिवार विरासत जैद कंगन। 2 पिंगन गांव में एक फूस की झोपड़ी। स्वप्न मूल्यांकन 41 वर्ष की आयु में क्लेश क्षेत्र को पार करने वाला एक कृषक वास्तव में असाधारण है। यह इंगित करता है कि मेजबान ने इस सपने के सार पर महारत हासिल कर ली है।
दुनिया की सबसे मजबूत महिला के दिल की आवाज सफलतापूर्वक सुन रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, उसके मन में बहुत सारे विचार थे, अन्यथा मेजबान इतनी जल्दी नहीं टूट पाता। खुला शीर्षक, सबसे तेज खेती, अध्याय 194। सिस्टम की आवाज सुनकर ये यू को भटकाव का एहसास हुआ। क्या ये सपना सच में सिर्फ 41 साल का था? 41 वर्षीय क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम कल्टिवेटर को वास्तव में असाधारण माना जा सकता है। हालांकि इस सपने से सबसे बड़ा लाभ अभी भी वो सर्वोच्च साहित्यिक सार था। इस साहित्यिक सार के साथ ये यू ब्लू स्टार पर लिखी गई कविताओं का उपयोग करके अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये सचमुच सबसे भाग्यशाली परिणाम था। इस बीच फू वंगदाई का सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। एक पल में फू वंगदाई की आकृति हजारों मील दूर दिखाई दी। अपरिचित परिवेश को देखते हुए उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की नहीं थी। इसके बजाय उसने तुरंत ही यू की तलाश करते हुए अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब वो उसे न देख सकी तो उसके हृदय में घबराहट की लहर दौड़ गई। क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए उसने पुष्टि की कि ये यू कहीं नहीं मिला। उस पल में फू वंगदाई की आंखें लाल हो गईं और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वह स्टार डिवोरिंग संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ी। पति, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मुझे अकेले बाहर क्यों भेजो? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या तुम चाहोगे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रहूं? एक क्षण के बाद फू वंगदाई अपने पिछले स्थान पर लौट आए। इस समय आसमान साफ था। पहले का सर्वनाशी दृश्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फू वंगदाई ने तुरंत ही यू के बेजान शरीर को देखा। उसने देखा कि वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। युवा दाऊवादी की भी हालत खराब थी। वह एक घुटने पर बैठा था, उसका बायां हिस्सा आधा टूट गया था। बहुत खून बह रहा था। यह नजारा देखकर फू वंगदाई को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के गड्ढे में गिर गई हो। वह लड़खड़ा कर आगे बढ़ गई। जब उसने ये यू के पहले से ही ठंडे शरीर को उठाया तो वह लगभग बेहोश हो गई। उसके हृदय में अत्यंत दुख की लहर दौड़ गई, परंतु वह आवाज न कर सकी। बड़ी पीड़ा चुप थी। उस क्षण युवा दाऊवादी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था, लेकिन वह पूरी तरह मरा नहीं था। युवा दाऊवादी ने ये यू के शरीर को अविश्वसनीय रूप से देखा। वह बुदबुदाया, वह वास्तव में कौन है? स्पष्ट रूप से युवा दाऊवादी समझ नहीं पा रहा था कि एकमात्र क्रॉसिंग के इस क्षेत्र का कृषक उसे इस हद तक कैसे घायल कर सकता है। उस वीर व्यक्तित्व की उपस्थिति ने उसे तलवार के एक ही वार से लगभग मार डाला था। युवा दाऊवादी के लिए यह एक अविश्वसनीय मामला था। ये देखकर कि युवा दाऊवादी मरा नहीं था, फू वंगदाई का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। एक असीमित जानलेवा इरादे ने उसे घेर लिया। तुम्हें मर जाना चाहिए। नफरत के साथ फू वंगदाई ने अपना सबसे मजबूत हमला किया। 5 पुष्प दूर एक पल में आसपास का वातावरण खिले हुए फूलों के समुद्र में बदल गया। युवा दाऊवादी की शेष जीवन शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। वह धूल में बदल गया, हवा द्वारा उड़ा दिया गया। इस दुश्मन को मारने के बाद फू वंगदाई काफी देर तक वहीं खड़े रहे। फिर वो धीरे से बैठ गई। ये यू के चेहरे से खून पोंछने के लिए अपनी आस्तीन का उपयोग करते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इस जीवनकाल में मैं बदला लेने के कारण फंस गई हूँ। मैंने सोचा था कि आपसे मिलकर मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन तुमने मुझे भी छोड़ दिया। पति, तुम्हें इतना मूर्ख क्यों बनना पड़ा? अकेले उस कमीने का सामना क्यों करें? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यदि तुम मर जाओगे तो मैं अकेला ही जीवित रहूंगा? ये दुनिया बहुत कड़वी है। तुम्हारे बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। फू वंगदाई ने पत्थर के ताबूत की कल्पना करते हुए अपना हाथ हिलाया। वही यू के साथ उसके अंदर लेट गई। एक साथ मरना चुनना, जीवन और मृत्यु में वे एक दूसरे का अनुसरण करेंगे। पश्चिमी महाद्वीप की 5 फ्लावर जेल में फू वंगदाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने आसपास परिचित हर चीज को देख रही है। काफी देर तक चकित रहने के बाद वह धीरे धीरे उठी। अपने चेहरे पर आंसुओं के निशान पोंछने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने उदास होकर कहा, क्या ये वास्तव में सिर्फ एक सपना था? मैं इतना दुखी क्यों महसूस कर रही हूँ? अचानक फू वंगदाई को अपनी कलाई पर ठंडक महसूस हुई। नीचे देखते हुए उसने अपने बाएं हाथ पर भेड़ की चर्बी वाले जैड से बना एक जैड कंगन देखा। यह जैड ब्रेसलेट कोई जादुई कलाकृति या आत्मा उपकरण नहीं था। यह महज एक सामान्य वस्तु थी। इसकी गुणवत्ता भी कोई खास उत्कृष्ट नहीं थी। यहाँ तक कि अगर इसे मानव वंश में भी रखा जाए तो भी शायद इसकी ऊंची कीमत नहीं मिलेगी। फिर भी इतनी साधारण सी बात के कारण फू वंगदाई की आंखों में आंसू आ गए। अपने दाहिने हाथ से कंगन को पकड़कर वह जोर से चिल्लाए, पति, तुम कहाँ हो? वह कोई सपना नहीं था। ये परिवार की विरासत अभी भी उसके हाथ में थी। वह सबसे अच्छा सबूत था। उसी समय दरवाजा अचानक खुल गया। फू चंदहोंग ठंडे भाव के साथ अंदर चला गया। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने अपनी साधना से हृदय दानव विकसित कर लिया है? उसके आगमन को देखकर फू वंगदाई जल्दी से उसके पास आया। उसने घबराकर पूछा, क्या तुमने मेरे पति ये यू को देखा है? ये सुनकर फू चंदहोंग हैरान रह गया। ये देखकर कि फू वंगदाई की अभिव्यक्ति नकली नहीं थी, उसने भ्रम से कहा, क्या तुम सचमुच पागल हो? ये पति कहाँ से आया? ये यू कौन है? फू वंगदाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी निगाहें फिर से दृढ़ हो गईं। नहीं, यह नकली नहीं है। मेरे पति ये यू निश्चित रूप से मौजूद हैं। मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। फू वंगदाई को निकलते देख फू चंदहोंग ने रुखाई से कहा, रुको, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अब आपकी प्राथमिकता शीघ्रता से आरोही क्षेत्र में चढ़ना और अपने माता पिता का बदला लेना है। यहीं रहो, अपना दिमाग केंद्रित करो और पहले अपने दिल के शैतान को खत्म करो। फू वंगदाई ने अचानक अपने कदम रोक दिए। फिर उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई। जब वो दोबारा प्रकट हुई तो उसने पहले ही एक हाथ से फू चंदहोंग को गर्दन से पकड़ लिया था। उसे एक खंभे से चिपका दिया। एक असीम हत्या के इरादे ने उसे एक परम शक्ति की तरह घेर लिया। उसके कंधों के दोनों ओर आड़ू के फूल खिले हुए थे। फू चंदहोंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह एक दैवीय क्षमता का संकेत था, दुनिया पर फूलों का अवतरण। इस महिला का सचमुच उसे मारने का इरादा था। उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? फू वंगदाई ने अपने दाहिने हाथ से हल्का सा दबाव डाला। उसने ठंडे स्वर में कहा, फू चंदहोंग, अगर उस समय मुझे घातक जहरीली मकड़ी ने जहर नहीं दिया होता तो क्या मेरे माता पिता एक दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल के कारण मर गए होते? आप असली अपराधी हैं। ये सुनकर फू चंदहोंग बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी आंखों में भय भर आया। फू वंगदाई को इस बारे में कैसे पता चल सकता है? उसने जो कहा वह सच था। यदि ये विषाक्तता नहीं होती तो फू किंशान और डूकियान दानव विकर्षक गहरे दिव्य फूल की खोज में नहीं गए होते। निश्चित रूप से उनका सामना स्टार डिवोरिंग संप्रदाय नेता से नहीं हुआ होगा। इस प्रकार उनकी मृत्यु नहीं होती। सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटनाएं उजागर हो चुकी थीं। फू चंदहोंग को अत्यधिक भय महसूस हुआ। जब उसने सोचा कि वह फू वंगदाई के हाथों मर जाएगी तो वंगदाई ने अचानक उसकी पकड़ छोड़ दी। तभी उसने एक बयान सुना, ये सोचकर कि तुमने मुझे पाला है, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं मारूंगा। फू चंदहोंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि फू वंगदाई नर्म हो गई है, इसलिए वह लगातार उनका शुक्रिया अदा करती रही। हालांकि अगले ही सेकंड फू चंदहोंग को अपने डेंटिन में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके भीतर की शक्ति तीव्र गति से नष्ट हो गई। फू वंगदाई ने उसकी खेती को तितर बितर करने के लिए हमला किया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना फू चंदहोंग की उपस्थिति तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद सफेद हो गए। फू वंगदाई बाहर चले गए। गंभीर स्वर में उसने कहा, मैं किसी को घातक जहरीली मकड़ी ढूंढने के लिए कहूंगी और मरने से पहले तुम्हें कष्ट सहने दूंगी।
फू चांगहोंग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अंतहीन निराशा से भर गईं। तो ये पता चला कि फू वांगदाई ने उसे आसानी से मरने से बचाने के लिए उसकी हत्या नहीं की थी। ये तो बस सबसे बड़ा उपहास था। उस रात ये यू आध्यात्मिक नाव पर बैठकर दूर रात के दृश्यों को देख रहा था। कुछ ही घंटों में उसने सपने से प्राप्त पुरस्कारों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। साहित्यिक सार के साथ उन्होंने एक बार फिर धार्मिकता की शुद्ध आभा का पोषण किया। हालांकि प्रकट जैद कंगन उसके पास नहीं था। ये फू वांगदाई की कलाई पर अवश्य दिखाई दिया होगा। वह भी ठीक था। यह उसके लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है। और गांव की वह फूस की झोपड़ी भी बहुत सी यादें संजोए हुई थी। अगर उसके पास मौका होता तो ये यू इसकी जांच करने जाता, परंतु अभी तो नहीं ना। ये यू ने भी सीधे क्विंगेउन संप्रदाय में लौटने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उनका इरादा पहले यात्रा करने और थोड़ा खोजबीन करने का था। इससे बचने के लिए कि संप्रदाय के नेता लुओजी हर दिन उसे संदेह की नजर से देखे जैसे कि वह एक चोर था। चूंकि वह यून रामू से अलग कुछ समय बिताना चाहता था तो ठीक है, वह उसे समायोजित करेगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये यू भी अपने सपनों की महिलाओं को देखने के लिए अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना चाहता था। उनकी पहली पसंद पूर्वी समुद्री महाद्वीप था। कुआलिन पर्वत से जलपरी सुयाओ और ब्लू लोट्स गूस दोनों वहां थे। ब्लू लोट्स गूस को मत भूलना। अध्याय 78 में जब ये यू दानव भगवान बन गया तो उसे आराध्य गुप्त धर्मी संप्रदाय के सदस्य का सामना करना पड़ा। स्वप्न से जागने के बाद वह उनसे कभी नहीं मिला था। अब उन्हें देखने जाने का समय आ गया था। इसके अलावा ये यू के वर्तमान स्थान को देखते हुए वह पूर्वी समुद्री महाद्वीप के काफी करीब था। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आध्यात्मिक नाव की गति के अनुसार वह बहुत पहले पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल सही था कि ये यू भी अनुकरण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर था। ये यू उत्साह से भरा हुआ आलसे से अपने कमरे में लौट आया। इस बार उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखा। बहुत बड़ा नहीं। सपने के बाद उन्होंने कम से कम हार्मोनाइजेशन दायरे के मध्य चरण तक सफलतापूर्वक पहुंचने का लक्ष्य रखा। सामान्य परिस्थितियों में ये वास्तव में कठिन नहीं था, लेकिन जबकि कल्पना प्रचुर थी, वास्तविकता अक्सर कठोर थी। कभी कभी चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। उस रात 2 नकली सपनों के बाद ये यू परिवर्तन के दायरे तक भी नहीं पहुंचा था। सामंजस्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा खेती के इतने निम्न स्तर के साथ उन्हें जो पुरस्कार मिले वे काफी सामान्य थे, बताने लायक भी नहीं। इससे ये यू बेहद अप्रसन्न महसूस कर रहा था। हालांकि जश्न मनाने लायक एकमात्र बात यह थी कि जब ये यू अगली सुबह बाहर आया तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह सफलतापूर्वक पूर्वी समुद्री महाद्वीप पर पहुंच गया था। इसके अलावा वह सहयोग से हुआनियन संप्रदाय के ठीक बाहर 20 माइल स्लोप पर आ गया था। यहीं पर ये यू की पहली मुलाकात ब्लू लोट्स गूस से हुई थी। यहीं पर उसने गलती से उसे दानव संप्रदाय का एक गुप्त एजेंट समझ लिया था। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे बाद की घटनाएं घटी। अब जब उसने इस पर दोबारा सोचा तो ये यू को अभी भी ऐसा लग रहा था मानो ये कल की ही बात हो। वह नहीं जानता था कि वह पेटू लड़की अब कहाँ है। बूम! दूर से एक विशाल दहाड़ गूंज उठी। ये यू आध्यात्मिक नाव के सामने चला गया और सहजता से ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। उसने आकाश में एक काली रोशनी उड़ती देखी। ये देखकर ये यू ने भौहें चढ़ा ली। उसके हृदय में जिज्ञासा भर गई। आखिर वहाँ क्या हुआ था? ये यू ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत आध्यात्मिक नाव को उस दिशा की ओर निर्देशित किया। उनकी वर्तमान खेती परिवर्तन क्षेत्र के चरम पर थी। सोल स्लेइंग बैनर और शीर्ष स्तरीय तकनीकों के संग्रह के साथ वह क्रॉसिंग के क्षेत्र के नीचे किसी से भी नहीं डरता था। इसलिए ऐसी घटना को देखकर वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह देखना चाहता था। शायद उसे भी कोई अवसर मिल जाए। दरअसल ये यू इस बात से अनजान था कि वहाँ सचमुच एक किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। नियति का भाग्य। यूपिंग घाटी में लगभग 200 फीट लंबा एक विशाल राक्षस वानर घावों से भरा हुआ जमीन पर पड़ा था। इसका विशाल शरीर मृत्यु में भी अविश्वसनीय रूप से भयानक दबाव छोड़ रहा था। इसके सिर पर 2 आश्चर्यजनक आकृतियां खड़ी थीं। राक्षस वानर की तुलना में वे बहुत छोटे दिखाई देते थे, लेकिन निस्संदेह वे अंतिम विजेता थे। ये 2 थे जू डिजिन और सुयाओ। भीषण युद्ध के बाद दोनों की सांसें थोड़ी अव्यवस्थित हो गईं, खासकर सुयाओ, जिनकी अभिव्यक्ति काफी थकी हुई लग रही थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस राक्षस वानर के पास मध्य चरण क्रॉसिंग के इस क्षेत्र की ताकत होगी। साथी दाववादी, आपका धन्यवाद, अन्यथा मुझे इस बार गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता था। ये सुनकर जू डिजिन मुस्कुराए और बोले, ऐसा मत कहो। अगर तुमने इसकी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई होती तो शायद मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। लड़ाई के बाद जू डाइजिन और सुयाओ बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने सौहार्द की भावना भी साझा की। कुछ खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद वे राक्षस वानर के शरीर से नीचे उतरे। एक छिपे हुए कोने में उन्होंने गार्जियन डायमंड ब्लैक सैंड को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। हालांकि मात्रा बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उन दोनों के उपयोग के लिए पर्याप्त थी। एक बार हाथ में आने के बाद जू डिजिन मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। अब उसके पति के लिए एक जादुई कलाकृति तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री आखिरकार पूरी हो गई। जल्द ही वो निश्चित रूप से अपने पति को एक संतोषजनक उपहार पेश करेगी। जू डाइजिन ने अपना हाथ लहराया और कहा, साथी दाववादी, यदि आप भविष्य में कभी भी मध्य महाद्वीप में आए तो बेझिझक मुझे ढूंढ लें। मेरे पति और मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी तरह से मेजबानी करेंगे। ओह, वास्तव में आपका कोई साथी है, ये समझ में आता है। आप एक दिव्य प्राणी के समान सुंदर हैं और आपके पास महान शक्ति है। स्वाभाविक रूप से हर कोई आपको पसंद करता है। आपका पति वास्तव में भाग्यशाली है कि वो आपको अपने साथी के रूप में पाकर है। सुयाओ चमक उठी। हालांकि जू डाइजिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक हो गई। ये यू के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के दृश्य को याद करते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन दुख का स्पर्श महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि ये यू ने अपनी याददाश्त क्यों खो दी है। इसके अलावा उसके जैसे ही खूबसूरत एक और महिला थी जो ये यू को अपना पति बता रही थी। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी तो जू डिजिन को थोड़ा असहज महसूस होता था। हालांकि इससे ये यू के लिए जू डिजिन का प्यार कम नहीं हुआ। उसका मानना था कि भविष्य में एक दिन ये यू सब कुछ याद रखेगा और एक बार फिर उसे जीवन भर प्यार करेगा। जू डाइजिन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, नहीं, मेरे पति का होना मेरे लिए आशीर्वाद है। साथी दाववादी, आकाश ऊंचा है और पानी लंबा है। अगर किस्मत ने इजाजत दी तो हम फिर मिलेंगे, यदि भाग्य अनुमति दे। सुयाओ ने भी हाथ जोड़कर सलामी दी। जैसे ही दोनों जाने वाले थे, एक विशाल आध्यात्मिक नाव धीरे धीरे पास आए। ये देखकर सुयाओ की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। गार्जियन डायमंड ब्लैक सैंड अविश्वसनीय रूप से कीमती था। इसे प्राप्त करने के बाद इतनी बड़ी आध्यात्मिक नाव की उपस्थिति ने सुयाओ को सहज रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई गार्जियन दानव ब्लैक सैंड को जब्त करने के लिए आ रहा था। हालांकि सुयाओ की तुलना में जू डिजिन ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह बहुत खुश थी। उसने तुरंत कहा, साथी दाववादी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरे पति की आध्यात्मिक नाव है। इससे पहले जब हेनरिच झांग गांव में उसका पहली बार ये यू से सामना हुआ था तो वह इसी नाव पर सवार था। इस प्रकार जू डिजिन ने इसे एक नजर में पहचान लिया। उसे बेहद खुशी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और चिल्लाई, पति, मैं यहाँ हूँ। नीचे से परिचित आवाज सुनकर ये यू ने नीचे देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। जू डाइजिन, क्या वह मध्य महाद्वीप में नहीं थी? आखिर वो यहाँ पूर्वी समुद्री महाद्वीप में क्यों थी? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जू डिजिन के पास एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी।
ये जलपरी सु याओ थी। उस समय ये यू का दिमाग लगभग गर्म हो गया था। वे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अध्याय 196। सु याओ ने अविश्वास से आकाश की ओर देखा। वह परिचित व्यक्ति क्या वह उसका प्रिय कनिष्ठ नहीं था? आशा के अनुसार ये सिर्फ एक सपना नहीं था। कनिष्ठ वास्तव में अस्तित्व में था, लेकिन सु याओ ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह यहाँ ये यू से मिलेगी, और भी अप्रत्याशित रूप से वह साथी जो राक्षस वानर को मारने के लिए उसके साथ मिलकर लड़ा था वास्तव में ये यू का साथी था। उसके कनिष्ठ का कोई साथी कैसे हो सकता है? सु याओ का चेहरा तुरंत चादर की तरह पीला पड़ गया। स्पिरिट वेसल पर खड़े होकर ये यू ने भी स्थिति को देखा। वह अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह नीचे कूद गया। चाहे ये सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, इसे टाला नहीं जा सकता। जब से उनकी मुलाकात हुई है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो तूफान का सामना करो। जैसे ही ये यू नीचे आया, झू डाइजेन तुरंत आगे बढ़े। उसने ये यू के चारों ओर अपना हाथ फंसाया। उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, पतिदेव, क्या आपको हाल ही में कुछ याद आया है? झू डाइजेन ये यू की यादों के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। उसका दृढ़ विश्वास था कि एक बार ये यू को अपने साथ बिताए समय की याद आ जाएगी। वह निस्संदेह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हॉल ऑफ सोल्स में लौटेंगे। लेकिन झू डाइजेन को क्या पता नहीं था कि जब ये यू ने पहले अपनी भूलने की बीमारी का जिक्र किया था, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़ो यंगचुन्नी पास में था। अराजकता के दृश्य से बचने के लिए यह एक अस्थायी उपाय था जिसे वह लेकर आया था। अब यहाँ सु याओ के साथ ये यू निश्चित रूप से बहुत अधिक स्वीकार नहीं करेगा। अब उसने जो सोचा वह था। सु याओ को कैसे समझाऊं? वो सिर्फ यह नहीं कह सकता था कि उसे भूलने की बीमारी है ना? सु याओ की कोमल पानी भरी आंखें हजारों शब्दों को बयां कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये यू बोलने ही वाला था, सु याओ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दाओ मित्र, नमस्ते, मैं सु याओ हूँ। मैंने अभी अभी झू डाइजेन को आपका उल्लेख करते हुए सुना है। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है। ये सुनकर ये यू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। क्या सु याओ ने उसे नहीं पहचाना, या क्या उसे सपने की कोई यादें नहीं थी? असंभव, बिल्कुल असंभव। उसकी पिछली नजर पहले ही सब कुछ कह चुकी थी। उसने उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया। ऐसा क्यों दिखावा करे कि ये उनकी पहली मुलाकात थी? ये यू पूरी तरह से हैरान था। वह तुरंत गहरी आवाज में बोला, दीदी। इससे पहले कि ये यू दीदी कहना समाप्त कर पाती, सु याओ ने टोकते हुए कहा, दाओ मित्र, आपका आत्मिक जहाज काफी विशाल दिखता है। क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ और थोड़ा तरोताजा हो सकता हूँ? अभी युद्ध के दौरान मेरा वस्त्र कुछ गंदा हो गया था। हालांकि ये यू को ठीक से समझ नहीं आया कि सु याओ का क्या मतलब है। वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। झू डाइजेन ने भी कहा, मैं भी तरोताजा होने का अवसर लूंगा। पति वे याओशिंग ने मुझे बहुत सारी पोशाकें खरीदने में मदद की, जिनमें से कुछ हुआन संप्रदाय से हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? आखिरी वाक्य ये यू को झू डाइजेन से ध्वनि प्रसारण के रूप में अवगत कराया गया था। उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया, अति सुंदर लग रहा था। ये यू मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ही हुआन संप्रदाय के उत्पाद थे। क्या उसके पास उचित कपड़े थे? टीएसके। झू डाइजेन, ओ झू डाइजेन, आप बदल गए हैं। आप पहले इतने साहसी नहीं थे। आप ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? अगली बार मत पूछो, सीधे मुझे आमंत्रित करो। मैं देख सकता हूँ। ये यू हल्के से खांसा, सूक्ष्मता से सिर हिलाते हुए। दरअसल देखना भी ठीक है। ये सुनकर झू डाइजेन का दिल खुशी से भर गया। समय आधे महीने पहले का हो गया, जब वे योशिन क्विंग उन संप्रदाय से हॉल ऑफ सोल्स में लौटे। वह सिर्फ सहस्राब्दी प्राचीन क्रिस्टल ही नहीं लाया, वह महिलाओं के कई सामान और पोशाकें भी लाया। उनमें से ये हुआन संप्रदाय के लेवल वाले काफी लोग थे। जब झू डाइजेन ने ये देखा, वह तुरंत झुंझलाहट से भर गई। मैं चाहता था कि तुम वे याओशिंग अध्ययन करो कि ये यू को क्या पसंद है, लेकिन मैंने आपसे हे हुआन संप्रदाय का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा था। ही हुआन संप्रदाय खेती की दुनिया में एक लंबे समय से स्थापित और विलक्षण संप्रदाय होने के नाते इसकी हमेशा मिश्रित समीक्षाएं रही हैं। यह अधिकांश पुरुष कृषकों द्वारा पसंद किया जाता है। बेशक ऐसे कई पुरुष कृषक भी हैं जो कुछ हद तक इसके प्रति प्रतिरोधी हैं। जहाँ तक ये बात है कि क्या वे सार्वजनिक रूप से इनकार करते हैं, लेकिन अंदर से इसकी इच्छा रखते हैं, कौन बता सकता है? किसी भी मामले में कई महिला कृषक वास्तव में इसे पसंद नहीं करते हैं। हालांकि 2000 साल पहले ही हुआन संप्रदाय से एक प्रतिभाशाली संप्रदाय गुरु का उदय हुआ। उसने दोहरी खेती तकनीकों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसकी रुचि केवल स्पिरिट स्टोन्स में थी। आत्मा पत्थर कमाने के लिए उन्होंने विशिष्ट हुआन संप्रदाय विशेषताओं के साथ कई उत्पाद तैयार किए। उन्हें मानव हत्याकारी कलाकृतियां करार दिया गया। युवा लड़कियों की पसंदीदा कहा गया कि उनकी बिक्री आसमान छू जाएगी। ही हुआन संप्रदाय का राजस्व 80 9 गुना बढ़ गया। एक झटके में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। हालांकि इस स्थिति में खेती की दुनिया में एक अजीब घटना सामने आई। यानी कि आप चाहे जिससे भी पूछे, सभी कहते हैं कि उन्होंने इसे नहीं खरीदा। बिक्री कैसे बढ़ी, कोई नहीं जानता। 2000 वर्षों की अवधि में मानव हत्या की कलाकृति अपनी 170वीं पीढ़ी तक पहुंच गई है। झू डाइजेन ने अपने सामने न्यूनतम कपड़े से बनी कुछ पोशाकें देखी। शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा है। कोई ऐसी चीजें कैसे पहन सकता है? झू डाइजेन के संदेह का सामना करते हुए वे याओशिंग ने दृढ़ता से कहा, पुरुष हमेशा कहते हैं कि वे ये नहीं चाहते, लेकिन उनका शरीर काफी ईमानदार है। संप्रदाय मास्टर, यदि आप ये यू के दिल पर कब्जा करना चाहते हैं, तुम्हें पहले शरीर से शुरुआत करनी होगी। ये सुनने के बाद झू डाइजेन ने अंततः साहस जुटाने और इसे आजमाने का फैसला किया। आखिरकार ये सिर्फ ये यू को देखने के लिए था। कोई बात नहीं, वास्तव में वे याओशिंग ने अच्छे इरादों के साथ ऐसा किया। इस दौरान ये यू के आसपास उसने कई परियां देखी थी जो झू डाइजेन से कमतर नहीं थी। यदि झू डाइजेन ने अधिक मेहनत नहीं की, ये यू को सचमुच कोई और ले जाएगा। इसलिए भी याओशिंग ने इतना साहसिक रुख अपनाया। सभी संवर्धनों का अच्छा उपयोग किया गया। झू डाइजेन के प्यार के लिए उसने बहुत प्रयास किया। अब तथ्य सिद्ध हो गए। वे याओशिंग की सिफारिश सही थी। ये यू की अभिव्यक्ति ने पहले ही सब कुछ संकेत दे दिया था। इस प्रकार जब ये यू और अन्य दो आत्मा जहाज पर चढ़े, झू डाइजेन को तुरंत तरोताजा होने के लिए एक खाली कमरा मिला। उसने पास में सु याओ की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। झू डाइजेन के चले जाने के बाद सु याओ ने ये यू से उसके लिए भी एक कमरा ढूंढने को कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, मानो दोनों सचमुच पहली बार मिल रहे हों। वह मुस्कुराई, लेकिन उसमें संयम की झलक थी। इससे ये यू को एक पल के लिए संदेह हुआ। क्या वह पहले चीजें देख रहा था? क्या सु याओ ने उसे नहीं पहचाना, या फिर वह सचमुच सपने की यादें भूल गई थी? ये यू सु याओ को दूसरे कमरे में ले गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सु याओ के अंदर आने के बाद उसने सीधे ये यू को अंदर खींच लिया। फिर वो उसके आलिंगन में कूद पड़ी। उसकी बाहें उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। जूनियर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये सुनकर ये यू तुरंत समझ गया। सु याओ सपने की यादें नहीं भूली थी, लेकिन उसने अभी तक उसे क्यों नहीं पहचाना? ये बात ये यू को बहुत हैरान कर दिया। जैसे ही वह पूछने वाला था, सु याओ पहले ही अपने मानव रूप में लौट आई थी। उसकी मछली की पूंछ गायब हो गई थी। इस आत्मापोत पर दोनों ने गुण चरित्र की लेखन पद्धति का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया
जू डाइजेन जो कुछ ही दूर एक कमरे में था। क्षण भर बाद जू डाइजेन ने अपना स्नान समाप्त करने के बाद उसने न्यूनतम कपड़े से बनी पोशाक चुनी। इसे पहनने के बाद उसने दर्पण में देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन ये यू का पक्ष पाने के लिए जू डाइजेन कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन फिर उसने सोचा स्पिरिट जहाज पर सुयाओ भी थी, तो जू डाइजेन ने सीधे बाहर जाने की योजना छोड़ दी। इसके बजाय उसने खुद को एक काले वस्त्र में लपेट लिया। धीरे से दरवाजा खोलना। हालांकि जब वह स्पिरिट जहाज के डेक पर आई तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ। ये पूरी तरह से खाली है। इससे जू डाइजेन बहुत हैरान हो गई। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। मेरे पति कहाँ है? अध्याय 197। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। ये यू और सुयाओ की सुलेख प्रथा अंततः समाप्त हो गई। दोनों ने कसकर गले लगाया। ये यू ने आखिरकार पूछा कि उसके मन में क्या है। दीदी, आपने अभी मुझे न पहचानने का नाटक क्यों किया? अगर हम एक दूसरे को पहचान भी ले तो क्या पहला साथी कौन है? क्या आपको लगता है कि मैं स्वेच्छा से दूसरों से पीछे रह जाऊंगा? सुयाओ के शब्दों ने ये यू की अभिव्यक्ति को गंभीर बना दिया। क्या उसकी बहन प्राथमिकता पाने की होड़ करना चाहती थी? लेकिन सख्ती से कहूं तो जू डाइजेन निस्संदेह प्रथम महिला थी और सुयाओ की रैंक काफी कम थी। वह क्या करे? ये यू की दुविधा देखकर सुयाओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही हूँ मूर्ख जूनियर। मैंने कब ऐसी चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा की है? ये सुनकर ये यू की भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। यदि ये वास्तव में रैंक के लिए एक प्रतियोगिता होती तो यह वास्तव में काफी परेशानी वाली होती। सुयाओ ने ये यू के गाल को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। जारी रखते हुए, जूनियर आपसे दोबारा मिलने में सक्षम है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। चिंता मत करो, मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। शीर्षक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जब तक आप जीवित हैं, यही सब मायने रखता है। ये बातें बेहद संजीदगी से कही गई थी। उसकी आंखों में भी लाली का आभास झलक रहा था। सपने में नौसिर वाले बार ड्रैगन यांग जियो के साथ ये यू का पारस्परिक विनाश सुयाओ को इसे स्वीकार करने में असमर्थ छोड़ दिया था। अब फिर से मिलने में सक्षम होने के लिए सुयाओ के लिए स्वर्ग से आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। वह इससे अधिक की इच्छा करने का साहस नहीं करेगी। ये यू ने सुयाओ को गले लगा लिया। फिर उन्होंने समानांतर दुनिया की अवधारणा को समझाया। उन्होंने सुयाओ को यह भी बताया कि जू डाइजेन भी समानांतर दुनिया में भागीदार था। सुनने के बाद सुयाओ को काफी आश्चर्य हुआ। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि समानांतर दुनिया का क्या मतलब है। वह बता सकती थी कि वास्तविकता और समानांतर दुनिया दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह थी कि जू डाइजेन और वह मूलतः एक ही थे। इस प्रकार सुयाओ ने एक और मामले के बारे में सोचा। जूनियर, आपके पास कितनी समानांतर दुनियाएं हैं और कितने साझेदार? ये यू का चेहरा सख्त हो गया। शांत होने का दिखावा करते हुए उसने कहा, ओह बहन, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सुयाओ को इस मामले में ज्यादा उलझने से रोकने के लिए ये यू ने तुरंत विषय बदल दिया। बहन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास समुद्र विजेता त्रिशूल है ना? ये सुनकर सुयाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसने समुद्र विजेता त्रिशूल निकाला। ये ठीक इसी वस्तु के कारण था। ये यू और मरफोक ने एक विपत्ति को आकर्षित किया था। यही कारण था कि सुयाओ गार्जियन डेमन ब्लैक सैंड प्राप्त करना चाहता था। उसका लक्ष्य गार्जियन डेमन ब्लैक सैंड के अद्वितीय गुणों का उपयोग करना था, समुद्री विजेता त्रिशूल की आभा को अस्थायी रूप से छुपाने के लिए। इस तरह फिलहाल यांग जियो द्वारा इसका पता नहीं लगाया जाएगा। कुछ 100 वर्षों में जब उसकी शक्ति पर्याप्त हो गई, सुयाओ समुद्र विजेता त्रिशूल का उपयोग करेगा और बार ड्रैगन को फिर से मारना शुरू कर देगा। समानांतर दुनिया में क्या किया जा सकता है? वह निश्चित रूप से वास्तविकता में भी ऐसा कर सकती है। उस समय वो निश्चित रूप से यांग जियो को हरा देगी। भविष्य की किसी भी चिंता को पूरी तरह से दूर करना। ये यू काफी देर तक सी कॉन्करर ट्राइडेंट को देखता रहा, लेकिन उसे इसमें कुछ खास नहीं मिला। हालांकि सिस्टम के संकेतों के अनुसार यह महज एक सीलबंद संस्करण था। यदि सील टूट गई तो इसका स्वरूप क्या होगा? एक पल के लिए इसका अध्ययन करने के बाद ये यू ने समुद्र विजेता त्रिशूल सुयाओ को लौटा दिया। दीदी, समानांतर दुनिया के पात्र हकीकत में भी मौजूद हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ समय बाद जब मुझमें पर्याप्त ताकत आ गई, मैं नौसिर वाले बार ड्रैगन को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा यांग जियो। नहीं, मैं तुम्हें इस मामले में दोबारा हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा। सुयाओ ने तुरंत ही यू को अस्वीकार कर दिया। स्वप्न की घटनाएं पहले ही उसे मनोवैज्ञानिक घाव दे चुका था। इस प्रकार इस बार हकीकत में सुयाओ बिल्कुल भी ये यू को जोखिम लेने की अनुमति नहीं देगी। यांग जियो को मारना उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे ही ये यू और सुयाओ बहस कर रहे थे, बाहर से अचानक खटखट की आवाज आई। जू डाइजेन की आवाज के बाद, सुयाओ, क्या तुम वहाँ हो? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। ये सुनकर ये यू और सुयाओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे बहुत अधिक सुलेख लिख रहे थे और लगभग भूल ही गए थे। जू डाइजेन भी यहाँ थे। रुको, उसने आवाज सुनी। ये यू ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से पूछा, क्या आपने ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित नहीं किया? नहीं, मैं अभी बहुत चिंतित था। सुयाओ ने कहा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। फिर उसने ये यू को चुप रहने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। ये यू ने बार बार सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि ये यू दीवार पार करने की तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन क्लिष्ट क्षेत्र में किसी के सामने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव पता लगाया जाएगा। यदि ये यू ने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, वह निश्चित रूप से बेनकाब होगा। इसलिए वह केवल सुयाओ पर ही सारी आशा रख सकता था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद सुयाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी असली पत्नी उसे दरवाजे पर रोक रही है, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी घबरा नहीं सकती थी। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद सुयाओ ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। क्या हो रहा है? क्या मुझे नहाने में बहुत देर हो गई? सुयाओ को देखकर जू डाइजेन ने जल्दी से पूछा, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? मैं अभी उसे नहीं ढूंढ सकती। जू डाइजेन के स्नान और कपड़े बदलने के बाद वही यू को ढूंढने में असमर्थ थी। इस आध्यात्मिक जहाज का हर कमरा आध्यात्मिक धारणा को अवरुद्ध करने के लिए बाधाओं से सुसज्जित था। कोई विकल्प नहीं बचा। जू डाइजेन को एक एक करके खोजना पड़ा। सैकड़ों कमरों के बीच उसे ढूंढना वास्तव में उसके लिए एक संघर्ष था। अब जू डाइजेन को ये स्पिरिट जहाज भी नापसंद होने लगा था। ये बहुत बड़ा था। किसी को ढूंढना सचमुच असुविधाजनक था। सुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे नहीं देखा है। आप उसे कैसे नहीं ढूंढ पाए? ये सच है। मेरे स्नान करने के बाद वह गायब हो गया। जू डाइजेन को बिना आंसुओं के रोने जैसा महसूस हुआ। सुयाओ ने धीरे से कहा, शायद वह अन्य मामलों में भाग लेने के लिए गया था। आप अपने कमरे में लौट सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं। हो सकता है कि वह आपके लिए कुछ उपहार तैयार कर रहा हो। एक बार जब वो तैयार हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से आपको ढूंढने आएगा। ये सुनकर जू डाइजेन की आंखें चमक उठी। वास्तव में मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है। आखिरकार वो आत्मा के बर्तन के साथ यहाँ से भाग नहीं सकता। अगर मैं तुम होते तो मैं जल्दी से तुम्हारे कमरे में वापस आ जाता ताकि बाद में उसे तुम्हें ढूंढने में परेशानी न हो। सुयाओ ने एक और सहायता प्रदान की। जू डाइजेन ज्यादा न सोचते हुए तुरंत अपने कमरे में लौट आए।
ये यू के आने का खुशी से इंतजार कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद ये यू कमरे से बाहर आया। उसने सु याओ का हाथ पकड़ लिया। मुझे अचानक थोड़ा पछतावा महसूस होता है। हम उसे सीधे सच क्यों नहीं बता देते? सु याओ ने अपना सिर हिलाया। चलो 1 मिनट रुके, कोई जल्दी नहीं है, और इसके अलावा इसे गुप्त रखना अधिक रोमांचक है। ये सुनकर ये यू एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन ऐसा कुछ कहेगी। ये सचमुच रोमांचकारी था। इस प्रकार उसके जाने से पहले उसने ईमानदारी से एक पंक्ति छोड़ दी। व्यवहार करो और कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं आज रात को तुम्हें ढूंढने आऊंगा। गुप्त रूप से। दूसरी तरफ जू डाइजन के एक पल के लिए अपने कमरे में इंतजार करने के बाद उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। अभी अभी सु याओ का चेहरा लाल हो गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि नहाने का कोई निशान है। यह अधिक पसंद आया। इससे पहले कि जू डाइजन बहुत ज्यादा सोचे, ये यू उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची। मुझे अभी कुछ करना था। आप कैसे हैं? क्या आपने अच्छे से स्नान किया? जू डाइजन ने जोर से सिर हिलाया। फिर उसने ये यू को कमरे में खींच लिया। सावधानी से 2 ध्वनिरोधी बैरियर स्थापित करें। ऐसा लगता है कि यह परिचित क्रिया अभी देखी गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जू डिज़ाइन ने जो लबादा पहना था उसे कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सारा साहस जुटाते हुए कहा, पति, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। जैसे ही जू डिज़ाइन हेहुआन संप्रदाय की नवीनतम रचना का प्रदर्शन करने के लिए अपना लबादा खोलने ही वाली थी, स्पिरिट जहाज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन पर हमला हो रहा है। अध्याय 198। स्पिरिट पोत के हिंसक झटकों के कारण जू डिज़ाइन का संतुलन बिगड़ गया और सीधे ही यू की बाहों में गिर जाओगे। फिर से अपरिचित लेकिन परिचित गर्माहट महसूस हो रही है। जू डिज़ाइन को अपने दिल में एक मिठास महसूस हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद स्पिरिट जहाज एक बार फिर जोर से हिल गया। इससे ये यू की भौहें सिकुड़ गईं। जब ये लियांगयान ने स्पिरिट जहाज भेजा था तो उन्होंने उल्लेख किया कि अनेक रक्षात्मक संरचनाओं ने इसे घेर लिया। ये संरचनाएं परिवर्तन चरण के शिखर से नीचे कृषकों के हमलों का सामना कर सकती हैं। अब चूंकि आत्मा का पात्र 2 बार जोर से हिल चुका था, इससे संकेत मिलता है कि हार्मोनाइजेशन चरण के ऊपर के कृषक जहाज पर हमला कर रहे थे। ये सोचकर ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह जल्दी से दूर चला गया। इस स्थिति को देखकर जू डाइजन ने असमंजस में इधर उधर देखा। समय, स्थान और समर्थन की पूरी तैयारी के साथ वह ये यू को एक झटके में पकड़ने के लिए अपना काला लबादा खोलने ही वाली थी। लेकिन अब घटनाओं के अचानक मोड़ के साथ ये यू जा रहा था, तो उसकी सारी मेहनत का क्या परिणाम हुआ? जू डाइजन ने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थीं। वह कौन था? इससे उसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। क्या सचमुच उनकी मृत्यु की इच्छा थी? जू डाइजन ने काले वस्त्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और बाहर की ओर बढ़ गया। हत्या के इरादे की उसकी आभा स्पष्ट थी। आत्मिक जहाज के देख पर ये यू के उभरने के बाद उसने सु याओ को भी बाहर पाया। शोर उसने भी सुना होगा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा कि हमारे स्पिरिट पोत पर किसने हमला किया? सु याओ ने ऊपर की ओर इशारा किया। वहां आकाश में प्रकाश की अनेक किरणें चमक रही थीं। भीषण युद्ध में संलग्न वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उनके निशान बमुश्किल दिखाई दे रहे थे। उनके द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से ये स्पष्ट था कि वे सभी हार्मोनाइजेशन स्टेज कल्टिवेटर थे। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। फिर उसने देखा कि स्पिरिट जहाज का अगला भाग जल गया था। इससे वह काफी नाराज थे। हालांकि स्पिरिट पोत में स्वमरम्मत संरचना थी, इस प्रकार की क्षति मामूली नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों करें? उनकी लड़ाई का उससे क्या लेना देना था? जैसे ही ये यू इस पर विचार कर रहा था, अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हुआलिंग पर्वत गद्दारों को फांसी दे रहा है। जो असंबद्ध है उन्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, अन्यथा हम बिना दया के मार डालेंगे। यह अहंकारपूर्ण घोषणा सुनकर ये यू का गुस्सा और भी भड़क गया। उन्होंने सीधे स्पिरिट बर्तन के जले हुए हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आपने मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हमें मुआवजे के बारे में बात करनी होगी। अधेड़ उम्र का आदमी हंसने से नहीं रोक सका। वह हुआलिंग पर्वत के दूसरे बुजुर्ग हो युआन थे, पूर्वी समुद्री महाद्वीप में। हालांकि हुआलिंग पर्वत वर्तमान में एक पवित्र भूमि नहीं थी, यह एक अर्ध पवित्र भूमि और एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित था। दूसरे बुजुर्ग के रूप में हो युआन का काफी रुतबा था। इसके अलावा यह उसके क्षेत्र के भीतर था। उनसे मुआवजा मांग रहे हैं, सचमुच बेतुका। हो युआन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, बच्चे, तुम पूर्वी समुद्री महाद्वीप से नहीं हो। क्या तुम हो? क्या आपने हुआलिंग माउंटेन से मुआवजा मांगने की हिम्मत की? क्या आप वाकई अपना जीवन बचाना चाहते हैं? जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, उसके चारों ओर अनगिनत काली तामसिक आत्माएं प्रकट हो गईं। तुरंत हो युआन को घेर लिया। केवल उसका सिर खुला रह गया। जू डाइजन धीरे धीरे पीछे से बाहर चला गया। चिढ़कर कहा, हुआलिंग पर्वत क्या है और तुम कौन हो? क्या मैं अपने पति से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकती हूँ? ये कहकर जू डाइजन ने ये यू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी ठंडी आंखों ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। क्या उन्हें उसे मार देना चाहिए? ये यू ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। जू डाइजन तुरंत समझ गए। एक विचार के साथ अनगिनत तामसिक आत्माएं हो युआन के शरीर को कुतरने लगी। अत्यधिक दर्द के कारण उसकी तेज चीख निकल गई, जो रात के आकाश में गूंज उठा। आकाश में रोशनी की धारियां अचानक जम गईं, फिर तेजी से पास आया। ऊपर हवा में मंडरा रहा हूँ। उन्होंने हो युआन की क्षत विक्षत लाश को देखा। गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम कौन हो? आप हुआलिंग पर्वत के बुजुर्ग को क्यों मार रहे हैं? 3 नवागंतुक, यद्यपि हार्मोनाइजेशन चरण के कृषक भी हो युआन जितने मजबूत नहीं थे। इस प्रकार हो युआन को मरा हुआ देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया तुरंत हमला करने की नहीं थी, लेकिन सवाल पूछने के लिए। आखिरकार यदि दूसरे बड़े हो युआन का भी कोई मुकाबला नहीं था, वे स्थिति को जाने बिना लापरवाही से युद्ध में कैसे शामिल हो सकते हैं? अगर वे मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? जो कोई भी अपने स्तर पर खेती कर सकता है वह मूर्ख नहीं है। यदि हो युआन आराम से नहीं रह रही होती और लापरवाही से काम नहीं कर रही होती, वह इतनी जल्दी नहीं मरता। उनकी पूछताछ का सामना करते हुए जू डाइजन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ये यू के पक्ष में वापस आ गया। ये डर के कारण नहीं था, एक चतुर महिला के रूप में जू डाइजन समझ गए, निर्णय लेने की सारी शक्ति एक आदमी को देना एक प्रकार का सम्मान था। जब तक ये यू अभिनय करना चाहता था, जू डाइजन निसंकोचन 5 कृषकों को खत्म कर देगा। उसके लिए ये कठिन नहीं होगा। आखिरकार क्लेश चरण में उन लोगों को आसानी से मरना आयामी हमले को कम करने का मामला था। ये यू ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा। फिर बिना कोई अतिरिक्त शब्द बर्बाद किए उसने निर्णायक रूप से आत्मा को बुलाने वाला बैनर हटा दिया। एक पल में हजारों भूत निकल पड़े। 100 मील के दायरे में भूतिया विलाप की आवाज गूंज उठी। ये यू वो व्यक्ति था जिसे परेशान करने वाली बातें पसंद नहीं थी। चूंकि उसने पहले ही विरोधी संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला था, उसे चीजों को साफ सुथरा करने की जरूरत थी। केवल उपस्थित सभी लोगों को खत्म करने से ही कोई गवाह नहीं रह सकता था। अन्यथा यदि एक भी व्यक्ति जीवित बच गया, यह आसानी से उनके संप्रदाय से प्रतिशोध को आमंत्रित करेगा। यदि छोटी तली बड़ी तली के बदले आई, बड़े को मारने के बाद बूढ़ा अगला आएगा। ऐसा अंतहीन लूप कुछ था। ये यू बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगा। उनके अलावा जू डिजिन और सु याओ मदद के लिए आगे आना चाहते थे।
लेकिन ये यू ने उन्हें रोक दिया। उनका इरादा इन 3 हार्मोनाइजेशन स्टेज कल्टीवेटरों का भरपूर उपयोग करने का था। चूंकि सोल समनिंग बैनर ने 1000 से अधिक अन्यायी आत्माओं को निगल लिया था, यह न केवल बड़ा हो गया था, लेकिन उसके भीतर की मृत्यु ऊर्जा भी अधिक केंद्रित हो गई थी। इस वातावरण में हजारों भूतों का पोषण हुआ। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करना हर एक को वास्तविकता की तरह ठोस महसूस हुआ। उनकी ताकत को उनके जीवित स्वन्य की ताकत को बहाल करना। इन भूतों के आक्रमण के तहत 3 हार्मोनाइजेशन स्टेज कल्टीवेटर्स ने खुद को थोड़ी दुविधा में पाया। अवसर का लाभ उठाते हुए ये यू ने जेल चरित्र तकनीक का उपयोग किया। पहले उनमें से एक को फंसाना। एक झिलमिलाहट के साथ वह ऊपर चला गया। सोल डिवोरिंग तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय करना। चंद सांसों में वह हार्मोनाइजेशन स्टेज कल्टीवेटर एक सूखी लाश बन गया। ये यू ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद ये यू ने प्रक्रिया दोहराई। कुछ ही समय में सभी 3 हार्मोनाइजेशन स्टेज कल्टीवेटर्स को ये यू द्वारा मार दिया गया और सफलतापूर्वक उनकी आत्माओं को सोल समनिंग बैनर में समाहित कर लिया। ये सब खत्म करने के बाद ये यू की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी। सफलतापूर्वक मध्य सामंजस्यकरण चरण तक पहुंचना। ये दृश्य देखकर सु याओ अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये यू की ताकत अब सपने से भी अधिक थी। इस बीच जू डिजिन ने उत्तर की ओर देखा। ठंडे आवेश के साथ उसने कहा, आप कितनी देर तक दूर से देखने की योजना बना रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका ही पीछा किया जा रहा होगा, है ना? अब जब मैंने आपके संकट को हल करने में आपकी मदद की है, तो कम से कम मेरे पास आकर धन्यवाद कहें। ये सुनकर सु याओ ने भी उत्तर की ओर देखा। वहाँ प्रकाश की एक किरण तेजी से निकट आ रही थी। ये यू के सामने लगातार रुकना। जब उसने आकृति को स्पष्ट रूप से देखा, ये यू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अध्याय 199। हाल के दिनों में लेन लियानियन के लिए समय आसान नहीं था। उसने पूरे पूर्वी समुद्री महाद्वीप में खोज की थी, लेकिन ये यू का कोई निशान नहीं मिला। प्रारंभ में उसने फिर से खोज करने के लिए उत्तरी जंगल महाद्वीप या केंद्रीय राज्य महाद्वीप की ओर जाने की योजना बनाई। हालांकि अप्रत्याशित रूप से हुआलिंग पर्वत द्वारा उसका शिकार किया गया था। वजह ये थी, लेन लियानियन ने हुआलिंग पर्वत के एक अन्य बुजुर्ग फैंग किलिंग की खुलेआम हत्या कर दी थी। ये हुआलिंग पर्वत की ऊंची चोटियों को चुनौती देने के बराबर था। इस प्रकार हुआलिंग पर्वत के संप्रदाय गुरु ने घोषणा की कि लेन लियानियन राक्षसी मार्ग में गिर गया है। तुरंत प्रभाव से उसे हुआलिंग पर्वत से निष्कासित कर दिया गया। हो युआन के नेतृत्व में हार्मोनाइजेशन स्टेज के 4 बुजुर्गों को उसका शिकार करने के लिए भेजा गया था। लेन लियानियन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह एक साथ 4 विरोधियों से मुकाबला नहीं कर सकी। इस दौरान लेन लियानियन भाग गया था। दुर्भाग्य से वह युआन और अन्य लोगों से पीछा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। पहले अगरबत्ती की एक छड़ी के बारे में। इस स्थान पर पहुंचने के बाद उसने तेजी से मोड़ लिया। 2 हमलों से बचना। स्पिरिट पॉट के विशाल आकार के कारण इसे संपार्श्विक क्षति हुई थी। इसके बाद आगे की घटनाएं हुई। जब उसने हुआलिंग पर्वत के सभी 4 बुजुर्गों को मरे हुए देखा, लेन लियानियन स्तब्ध रह गई। इतना शक्तिशाली दानव पूर्वी समुद्री महाद्वीप में कब प्रकट हुआ? हार्मोनाइजेशन स्टेज के 3 बुजुर्गों को हाथ हिलाकर मारने के लिए। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन जब लेन लियानियन छाया में छिप गई और करीब से देखा, उसे इसका एहसास हुआ, आकृति हवा में मंडरा रही है। वह कोई और नहीं बल्कि वही यू थी जिसके लिए वह तरस रही थी। उस आकृति को देखकर अभी भी उतनी ही उत्साहित है जितनी उसके सपनों में थी। लेन लियानियन को वास्तविकता का एहसास हुआ। वह अपनी जगह पर खड़ी रही, हिलने की हिम्मत नहीं, इस डर से कि यह एक सपना था और अगर उसने उसे छुआ तो वह जाग जाएगी। ये तब तक नहीं था जब तक जू डिजिन ने बात नहीं की। लेन लियानियन पूरी तरह से वास्तविकता में वापस आ गई। वह जल्दी से ये यू के सामने दौड़ी। उस परिचित चेहरे को देखते हुए अपने उत्साह को रोकने में असमर्थ वह आगे बढ़ी। ये यू के आलिंगन में कूदना, धीरे से फुसफुसाते हुए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये दृश्य देखकर सु याओ और जू डाइजिन दोनों अपनी जगह पर जमे हुए थे। खासतौर पर जू डाइजिन, वह पूरी तरह हतप्रभ थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? मूल रूप से वह आज उच्च आत्माओं में थी। उसने ही हुआन संप्रदाय के सभी उपकरण पहने हुए थे। ये यू को पकड़ने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तभी कुछ बेखबर मूर्ख प्रकट हुए और उसने सोचा कि जब उनसे आसानी से निपट लिया जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पाया कि पास में अभी भी एक व्यक्ति छिपा हुआ था, इसलिए वह चाहती थी कि वह व्यक्ति बाहर आए और उसके पति को धन्यवाद दे और शायद कुछ स्पिरिट सोल निकाल लें। आखिरकार स्पिरिट जहाज को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की जरूरत। हालांकि जू डाइजिन ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यह व्यक्ति कितना लापरवाह होगा। क्या किसी को धन्यवाद देना इस तरह से किया गया था? वे इस तरह गले कैसे लग सकते हैं? जितना अधिक जू डाइजिन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक कुछ महसूस हुआ। तो वो तुरंत आगे बढ़ी। ये यू और लेन लियानियन को अलग करने के लिए प्रयास करना, और सहज रूप से उसके पीछे ये यू की रक्षा कर रही थी। उसने लेन लियानियन पर एक अमित दृष्टि से घूरा। क्या कर रहे हो? ये मेरे पति हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गले लगाने की? ये सुनकर लेन लियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम्हारा पति? क्या ये सचमुच सच है? आखिरी सवाल ये यू पर निर्देशित किया गया था। उसका चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया। उस पल सु याओ भी चुपचाप पास आए। ये यू से 3 कदम की दूरी पर खड़ा है। वह बड़े गौर से देख रही थी। 3 कदम, न बहुत करीब न बहुत दूर, दूरी बिल्कुल सही थी। 3 महिलाओं के बीच में ये यू को सिरदर्द महसूस हुआ। सु याओ और जू डिजिन का होना पहले से ही काफी संतुलित कार्य था। अब लेन लियानियन के मिश्रण में शामिल होने के साथ ये वास्तव में एक अराजक पोटपोरी बन गया। जैसा कि कहा जाता है, 3 महिलाएं एक नाटक बनाती हैं। तीव्रता बहुत अधिक थी और यदि कोई सावधान नहीं रहा, बर्तन आसानी से जल सकता है। ये यू के विचार दौड़ गए। उन्होंने सबसे पहले जू डाइजिन को अपने पीछे खींचा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपको अभी कम बोलने की जरूरत है। सु याओ, उसे वापस आत्मा के बर्तन में ले जाओ। जू डाइजिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जबकि सु याओ बिना कुछ कहे वहीं खड़ी रही। उसके होंठ एक सुंदर चाप में मुड़े हुए थे, स्पष्ट रूप से इस तमाशे का आनंद ले रहे हैं। ये यू ने तुरंत सु याओ को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, पहले जू डाइजिन को वापस ले जाओ। मेरी बात सुनो, अन्यथा मैं वैवाहिक अनुशासन लागू करने के लिए तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मैं आज्ञा मानता हूँ। सु याओ के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। फिर वह आगे बढ़ी। जू डाइजिन का हाथ लेते हुए उसने धीरे से कहा, दीदी हम पहले वापस क्यों नहीं चलते? ये यू दाऊवादी को अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान देना है। सब कुछ तय हो जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से तुम्हें सब कुछ समझाने आएगा। ये सुनकर जू डाइजिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये यू के गंभीर आचरण को देखते हुए वह अनिच्छा से अनुपालन करने के लिए सहमत हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने लेन लियानियन पर गहरी नजर डाली, मानो उसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। बिना किसी संदेह के जू डाइजिन ने पहले से ही लेन लियानियन को अपना नंबर 1 दुश्मन माना था। वह क्या नहीं जानती थी कि असली खतरा सिर्फ लेन लियानियन नहीं था, उसके बगल वाली सु याओ लेन लियानियन से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। वास्तव में कुछ ही क्षण पहले उसने पूरी तरह से ये यू पर अपना दावा कर दिया था, और सिर्फ गले लगाने के लिए नहीं। जू डिजिन और सु याओ के चले जाने के बाद ये यू राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
घेरा रहना अनुकूल नहीं था। सफल होने के लिए एक एक करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लिन लियानियन ने व्यथित होकर कहा, अभी वह महिला कौन थी? उसका इससे क्या मतलब था? ये यू ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि लिन लियान की आंखें लाल थीं, मानो वह आंसुओं के कगार पर थी। ये यू ने लिन लियानियन का हाथ पकड़ लिया। बिना कुछ कहे वह उसे सीधे उत्तर की ओर ले गया। वे 100 मील दूर एक जलधारा से पहुंचे। उन्होंने लिन लियानियन को एक बड़ी चट्टान पर बैठाया। जब उसने अपने भंडारण के छल्ले से एक हंस निकाला और उसे भूनना शुरू कर दिया। बहुत पहले ताजा भुना हुआ हंस तैयार था। ये यू ने इसे लिन लियानियन को प्रस्तुत किया। खाओ। जैसे ही उसे परिचित सुगंध महसूस हुई, लिन लियानियन ने अपने उदास विचारों को दूर कर दिया और तुरंत भुने हुए हंस को उठाया और बड़े बड़े टुकड़े किए। ये दृश्य हुआनियन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में उनके समय की याद दिलाता था। एक खा रहा था जबकि दूसरा हंस रहा था। एक महिला की भूख वास्तव में एक रहस्यमय चीज है। लिन लियानियन की पतली कमर के बावजूद वह हमेशा बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में खा सकती थी। उसके पेट में कोई परिवर्तन किए बिना। ये यू को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात में थी। बस कुछ ही मिनटों में भुना हुआ हंस का आधा हिस्सा गायब हो गया था। लिन लियानियन का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसने ये यू की ओर देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी, कुछ चिंता और बेचैनी से भरा हुआ। ये यू ने आह भरी। उन्होंने एक बार फिर समानांतर दुनिया के आसपास की घटनाओं का जिक्र किया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। यह इस समय उसके लिए सर्वोत्तम समाधान था। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन लियानियन ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी चमत्कारी चीज मौजूद थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ इतना वास्तविक लगा। ये पता चला कि यह एक समानांतर दुनिया में हुआ था। रुको, नहीं, मैं उस महिला के बारे में पूछ रहा था। उसने तुम्हें पति क्यों कहा? ये सुनकर ये यू का मुंह थोड़ा हिल गया। जैसे की आशा थी, खाने के शौकीन का तर्क वास्तव में सामान्य लोगों से अलग था। सुई याओ एक उदाहरण से तुरंत निष्कर्ष निकाल सकती थी। सिर्फ जू डाइजेन से उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि सपने में ये यू की कितनी पत्नियां थीं। लेकिन लिन लियानियन अलग थी। इतना सब कहने के बाद भी वह अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाई थी। एक को तो मानना ही पड़ेगा, लिन लियानियन वास्तव में पत्नी के लिए आदर्श उम्मीदवार थी। कितना मूर्खतापूर्ण और प्यारा। उसे मनाना आसान था। नहीं, ये होना चाहिए कि उसे कैसे आराम दिया जाए। जब तक कोई मनाने को तैयार है, ये निश्चित रूप से काम करेगा। अध्याय 200। एक घंटे बाद स्वादिष्ट भोजन और ये यू के प्रेरक शब्दों के दोहरे आक्रमण के तहत लिन लियानियन पूरी तरह आश्वस्त थी। ये यू के स्पष्टीकरण के अनुसार वहाँ कई समानांतर दुनियाएं थीं। प्रत्येक समानांतर दुनिया में ये यू की अलग अलग यादें थीं। इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसके साझेदार भी हैं। जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता था जिसे वह पसंद करता था, तो उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। और जब समानांतर दुनियाएं बिखर गईं, वे यादें अनायासी फिर से उभर आएंगी। यही कारण था कि ये यू के मन में लिन लियानियन की यादें थीं। वास्तव में जू डाइजेन और समानांतर दुनिया के अन्य साझेदारों सहित वे बिल्कुल भी गलत नहीं थे। वे सभी वास्तव में ये यू से प्यार करते थे। लेकिन इस दुनिया में यादें बहाल होने के बाद क्या कोई उन भावनाओं को नकार सकता है? भावनात्मक हेरफेर के एक दौर के बाद लिन लियानियन को भ्रम के साथ चक्कर आने लगा। यहाँ तक कि ये यू की ईमानदार निगाह के तहत भी। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ये गलत नहीं लगता। ये देखकर कि वो पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी। ये यू राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक व्यक्ति पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। लिन लियानियन धीरे से ये यू के कंधे पर झुक गई। उसकी बाहें कसकर उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। सच में वो कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि समानांतर दुनिया क्या होती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो महत्वपूर्ण था वह था ये यू अभी भी जीवित था और वह उसके साथ हो सकती है। इतना ही काफी था। इस बीच आत्मा पात्र के अंदर जू डाइजेन के लौटने के बाद उसे तेजी से महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह देख कर आगे पीछे चलने लगी, समय समय पर बाहर की ओर देखना, बुदबुदाते हुए, मेरा पति अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या उसे वह महिला ले जा सकती थी? सुई याओ पास में बैठा था, अपनी हंसी रोकने में असमर्थ। बहन जू, आप बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेती? ये यू समय आने पर निश्चित रूप से वापस आएगा। ये जानने के बाद से कि जू डाइजेन खुद को पसंद करती है। ये यू से भी इसी तरह मिले थे और प्यार में पड़ गए थे। सुई याओ ने उसे बहन कहना शुरू कर दिया था। यह उचित और उचित था। जू डाइजेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक ब्रेक ले लो। ये यू के लिए अन्य महिलाएं उड़कर रही थीं। वह शांत कैसे बैठ सकती थी यदि ये यू को यह आभास नहीं देना चाहता था कि वह अवज्ञाकारी है? जू डाइजेन शायद अभी उनकी तलाश में जाना चाहते होंगे। सांस सबसे पहले जो यंगचुन थे और अब अज्ञात मूल की एक और महिला प्रकट हुई थी। मुख्य बात यह थी कि वे दोनों उसके समान ही सुंदर थीं। इससे जू डाइजेन को संकट की भावना महसूस हुई। वह सोचती रही उसे क्या करना चाहिए। एक महिला की छठी इंद्रिय ने उसे बताया, संभवतः ये यू के पास इन कुछ सुंदरियों से कहीं अधिक था। और भी हो सकता है जू डाइजेन को डर था कि एक दिन ये यू को कोई और पूरी तरह से छीन लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास रोने के लिए कहीं नहीं होगा। सांस क्या करे वह? जू डाइजेन को बहुत उदासी महसूस हुई। अचानक उसने सुई याओ को अपने पास बैठे देखा। वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके मन में एक विचार आ रहा है, निष्पक्ष होना। सुई याओ की सुंदरता को निश्चित रूप से अलौकिक बताया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें एक अनोखा आकर्षण था। जब भी कोई उसे देखता हमेशा शांति का एहसास होता था। भले ही जू डाइजेन एक महिला थी, उसने पाया कि वह उसके प्रति गहराई से आकर्षित है। भले ही कोई उसका रोमांटिक तरीके से पीछा न करे, फिर भी वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के दिलों पर कब्जा कर सकता है। जू डाइजेन तेजी से संपर्क किया। सुई याओ के पास बैठे खिलखिलाती मुस्कान के साथ उसने कहा, दीदी, क्या मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकती हूँ? उदासी से उत्तेजना की ओर अचानक परिवर्तन सुई याओ को आश्चर्यचकित कर दिया। वह सहजता से पीछे झुक गई। जू डाइजेन को असमंजस में देख रहा हूँ। आपके मन में क्या है? अच्छा, सीधा, तब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। बताओ, क्या मेरा पति सुंदर है? जू डाइजेन का प्रश्न सुई याओ को और भी हतप्रभ छोड़ दिया। ऐसी बातें कौन पूछता है? आप सचमुच काफी साहसी हैं। सुई याओ अवाक रह गई और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए केवल मुस्कुरा सकी। दीदी, आप अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जू डाइजेन सीधे मुद्दे पर आते रहे। ये पूछने में गलत क्या है? मैं वास्तव में सोच रहा हूँ कि आप और मेरे पति एक बेहतरीन जोड़ी हैं। आप वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। बहन, यदि आप मुझे स्वीकृति का संकेत दे दे, मैं तुरंत अपने पति को तुम्हारे पास भेज दूंगी। जू डाइजेन का विचार सरल था। उसने सोचा कि शायद वह ये यू के दिल को अकेले नहीं रख सकती, लेकिन दो की ताकत से चीजें अलग हो सकती हैं। उसने पहले मानव क्षेत्र में शाही हरम के बारे में सुना था। इसमें अक्सर कई पसंदीदा रखैलें होती थीं जो सम्राट का दिल जीतने के लिए मिलकर काम करती थीं।
इस तरह सम्राट उनके चारों ओर घूमता रहेगा। इसने झू डाइजेन को प्रेरित किया। बिल्कुल, चुन की वे टीम बना सकते थे, वह गठबंधन बनाने के लिए भी किसी को ढूंढ सकती है। साथ मिलकर वे ये यू का दिल जीत सकते थे। सु याओ एक महान उम्मीदवार थे, वह न केवल आश्चर्यजनक थी, लेकिन झू डाइजेन को भी उसके आसपास बहुत सहज महसूस हुआ। उन्होंने इसे तुरंत हिट कर दिया यदि वे सु याओ के साथ सेना में शामिल हो सके। झू डाइजेन बहुत अधिक इच्छुक थे, हालांकि उसका प्रस्ताव बहुत नया था। इसने सु याओ को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। स्वर्ग, ये किस प्रकार के बाग बेरिया शब्द हैं। उसने लोगों को कलाकृतियों और यहाँ तक कि संप्रदायों का प्रचार करते देखा था, लेकिन कभी भी कोई अपने पति का प्रचार नहीं करता। झू डाइजेन, क्या आप सचमुच इतने परोपकारी और परोपकारी हैं? वे एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से जानते थे, आप कुछ ज्यादा ही उदार हो रहे हैं। जरा ठहरिए, ऐसी चीज का कहीं से भी बाहर आना असंभव है। ये बहुत अच्छी तरह से एक परीक्षण हो सकता है। इस संभावना पर विचार करने पर सु याओ को अचानक घबराहट की लहर महसूस हुई। उसने तुरंत उत्तर दिया, बहन कृपया मजाक मत करो, मैं आपके पति को क्यों चाहूंगा? झू डाइजेन ने गंभीरता से जवाब दिया, बहन मैं वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि आप वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं स्वर्ग की कसम खा सकता हूँ। मुझे समझ आ गया है, किसी बाहरी व्यक्ति को मेरे पति को ले जाने देने के बजाय क्यों न हम बहनों को उस पर दावा करने के लिए मिलकर काम करने दिया जाए। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। सु याओ लगभग पागल हो रही थी। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या सचमुच अब चीजें इसी तरह काम कर सकती हैं? ये बहुत अपमानजनक है। ये देखकर कि सु याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, झू डाइजेन चिंतित हो गए। ये सोचकर कि वह अनिच्छुक थी, उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, दीदी कृपया ये समझे कि मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मेरे पति ये यू सुंदर और शक्तिशाली हैं, उसके साथ रहना निश्चित रूप से आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। बस इसे मेरा आसान समझो। इसके बारे में क्या ख्याल है? सु याओ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। मूल रूप से वह नहीं चाहती थी कि ये यू झू डाइजेन की सच्ची भावनाओं को प्रकट करे, परेशानी पैदा करने के डर से, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थिति पूरी तरह पलट गई थी। अब झू डाइजेन सक्रिय रूप से उससे ये यू का साथी बनने के लिए कह रही थी। ये कैसी स्थिति थी? कुछ देर सोचने के बाद सु याओ ने अंततः अनिच्छा से इस एहसान के साथ झू डाइजेन की मदद करने के लिए सहमत होने का फैसला किया। यह उत्तर पाकर झू डाइजेन बहुत खुश थी। वह तुरंत सु याओ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देगी। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बहन तुम्हें दे देगी। रुको, यह क्या है? तुम्हारी खुशबू मेरे पति जैसी ही है। ये सुनकर सु याओ हर तरफ कांप उठी। वही खुशबू, बिल्कुल, उन्होंने पूरी दोपहर एक साथ सुलेख लिखने में बिताई थी, इसलिए कुछ सुगंध आना स्वाभाविक था।